इवनिंग दोस्तों, मैं बीरेन शर्मा निम्बस ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल दोस्तों हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे और टॉपिक था हमारा कौन सा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। क्लियर दोस्तों? आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल हम जो क्वेश्चन छोड़ के गए थे लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 20 पे थे हम। कौन से पे थे बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 पर थे। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। बच्चे बहुत कम लाइव रहते हैं यार अपनी क्लास में, मज़ा कम आता है? आप लोग बोला करो बच्चों को। जितेंद्र, गुड इवनिंग जितेंद्र। अरे तो एग्जाम आ गया यार, थोड़ा सा निकाला करो बीच बीच में, ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट के लिए तो आया करो सभी, अच्छा लगता है थोड़ा सा। आपको लैब नहीं आता तो फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे या अच्छा नहीं समझा रहे या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। कोशिश पूरी है बेटा आप लोगों को पूरा देने का, अच्छे ढंग से आपको समझ में आए कोई चीज़। अच्छा, घबराए हुए हैं सभी। घबराने से मंजिल कभी हासिल नहीं होती बेटा। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? घबराते वो ही है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। कई बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल के अंदर, आता बहुत कुछ है लेकिन आते हुए भी गलती हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे बच्चे तैयारी करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन ये जो घबराहट रहती है इसकी वजह से कई बार हमारा सिलेक्शन रुक जाता है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजेश, गुड इवनिंग राजेश डियर। चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोला करो आप लोग, कि ज़्यादा नहीं तो 10-10, 15-15 मिनट के लिए बीच में आए। अब ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसा आपको समझा पा रहा हूँ, कैसा नहीं समझा पा रहा हूँ, आपको कितना समझ में आ रहा है। प्रयास मेरा पूरा है कि आपको कंप्लीट टॉपिक से संबंधित कंप्लीट जानकारी इन क्वेश्चनों के माध्यम से मिल जाए बेटा। ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है क्या वो ये दोनों क्लियर सही हैं, आपस में मैच करते हैं या नहीं करते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही है। या फिर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी कौन सी होती है। हमारे बॉडी के अंदर बेटा आप सभी जानते हो कि जिन बेसल्स के अंदर ब्लड बहता है, पूरे शरीर में जिन ब्लड बेसल्स के माध्यम से ब्लड की सप्लाई होती है, एक्चुअली में हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की बेसल्स होती है। पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है आपकी वेन और तीसरी होती है बेटा कैपिलरी। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी होती है। तो हमारे हृदय से जो ब्लड को हमारे शरीर की ओर ले जाती है बेटा, वो सबसे बड़ी बेसल्स होती है। और वो कौन सी होती है बेटा? वो होती है पृष्ठ महाधमनी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोटा भी बोलते हैं। तो पहला जो यहाँ पर दे रखा है सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी होती है पृष्ठ महाधमनी, तो ये बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। सेकंड है बेटा सबसे छोटी धमनी हमारे बॉडी के अंदर। एक चीज और क्वेश्चन याद रखना बेटा, कई बार आ जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर किसके अंदर बह रहा है? ब्लड वेसल्स कौन कौन सी? एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन और एक होती है बेटा लास्ट आपकी कौन सी होती है? कैपिलरीज होती हैं। ध्यान रखना, जो भी हमारी आर्टरीज हैं, जहां पर भी धमनी शब्द का यूज हुआ या आर्टरीज शब्द का यूज हुआ, निश्चित मानिए उनके अंदर हमेशा कैसा ब्लड बहता है बेटा? प्योर ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? प्योर ब्लड बहता है। एकमात्र ऐसी आर्टरीज है हमारे बॉडी के अंदर जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, वो अपवाद है इसका। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं, आर्टरीज को हिंदी में कहते हैं बेटा धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध या प्योर ब्लड बहता है। जबकि जो सिराएं होती हैं, सिराओं को अंग्रेजी में बेटा वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन बोलते हैं। सिराओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? वेन कहते हैं। इनके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। जबकि आर्टरीज के अंदर, आर्टरी के अंदर कैसा रक्त मिलेगा आपको बेटा? आर्टरीज के अंदर हमेशा O2 वाला ब्लड मिलेगा।
क्लियर। लेकिन एक ऐसी आर्टरीज होती है हमारे बॉडी के अंदर जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। वो कौन सी आर्टरीज होती है बेटा? उस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है वह धमनी जिसका संबंध हमारे फेफड़ों से होता है, जो हमारे हृदय से अशुद्ध रक्त को लेके आती है फेफड़ों के अंदर, वो आर्टरीज होती है बेटा पल्मोनरी आर्टरीज। और हमारे जो लंग्स होते हैं वहां पर जो शुद्ध रक्त होता है, उस शुद्ध रक्त को, उस प्योर ब्लड को हमारे हृदय के अंदर ले जाने का काम कौन करती है बेटा? एक सिरा होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। तो ध्यान से सुनना, मैं जो चीज बोल रहा हूं कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है? तो आर्टरी के अंदर जनरली शुद्ध रक्त होता है, जबकि एकमात्र ऐसी आर्टरी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है वो होती है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, भूल मत जाना। ऐसे ही जो हमारी वेन होती है जिनके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक ऐसी वेन या सिरा होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, उस वेन का नाम है बेटा पल्मोनरी वेन। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। याद रहेगा, भूल मत जाना, क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब देखिए, तो सबसे छोटी जो धमनी होती है बेटा हमारे शरीर के अंदर, उस धमनी का नाम होता है बेटा हेपेटिक नहीं होता। जहां पर भी हेपेटिक वर्ड आपको लगे तो हेपेटिक शब्द का सीधा सा मतलब है लीवर से संबंधित बात हो रही है। किससे संबंधित बात हो रही है बेटा? हमारे लीवर से संबंधित बात हो रही है। लीवर को हिंदी में कहते हैं जिगर। क्या कहते हैं? जिगर या यकृत। यकृत भी लीवर को ही बोलते हैं, जिगर भी लीवर को ही बोलते हैं। और गुर्दा जो शब्द है, गुर्दा बोलते हैं बेटा किडनी को, वृक्क को गुर्दा बोलते हैं। कई बार जिगर और गुर्दे में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। तो जिगर लीवर, गुर्दा आपकी किडनी होती है। तो यहां पर देखिए बेटा, ये हेपेटिक होती नहीं, एक फ्रेनिक ऑप्शन में दे रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कोरोनरी धमनी। क्या दे रखा है बेटा? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी का मतलब होता है बेटा वह धमनी जिसका संबंध किससे होता है? हमारी आर्टरी, सॉरी, हृदय से होता है। हृदय की हृदय से संबंधित होती है। ठीक है। तो सबसे छोटी जो धमनी होती है हमारे शरीर के अंदर, उस धमनी का नाम है बेटा फ्रेनिक धमनी। कौन सी होती है? फ्रेनिक आर्टरीज होती है। ये सबसे छोटी आर्टरी होती है हमारे बॉडी के अंदर। यकृत धमनी, मैंने अभी क्या बोला? जहां पर भी हेपेटिक टर्म आए, हेपेटिक टर्म का मतलब ही लीवर से संबंधित है। ठीक है। तो यहां पर हेपेटिक शब्द दे रखा है, हेपेटिक का मतलब लीवर, लीवर से संबंधित। तो यकृत जो धमनी होती है, लीवर आर्टरी जो होती है, या यूं कहें लीवर के अंदर जो ब्लड की सप्लाई करती है, वो कौन सी आर्टरीज होती है बेटा? हेपेटिक आर्टरीज होती है। तो ये तीसरा भी कथन मैच सही है। चौथा है बेटा हृदय धमनी। हृदय धमनी जो हमारी हृदय से संबंधित जो आर्टरीज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोरोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। देखो हमारी बायोलॉजी के अंदर कुछ टर्म है, जैसे पल्मो, पल्मो जो वर्ड है वो हमेशा लंग्स के लिए यूज में आता है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी। हमारा जो लीवर है, लीवर के लिए हेपेटिक शब्द का जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ पर हेपेटिक है तो समझ जाना कि लीवर के बारे में बात हो रही है। जहां पर भी कोरोनरी वर्ड आपको नजर आए तो समझ जाना आपके हृदय के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, शब्दों से पता चल जाता है कौन से ऑर्गन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हृदय से संबंधित जो आपका हार्ट होता है, उस हार्ट के अंदर ब्लड की जो सप्लाई करती है उस आर्टरी को बोलते हैं बेटा कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। तो चारों ही मैच कर रहे हैं, चारों ही सही हैं। ठीक है। तो इसका आंसर देखिए बेटा, फर्स्ट में 1 सही है, तो फर्स्ट में 1 कौन से में आ रहा है बेटा? सी में आ रहा है। सेकंड में आपका बी में 2 सही है, तो यहाँ पे 2 भी आ रहा है। सी में यकृत धमनी हेपेटिक, तो यहाँ पर ये 3rd हो गया। और हृदय धमनी 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो इसका मतलब सी आंसर इसका सही है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा इसको अपन एनिमल क्लासिफिकेशन में करेंगे। किस में करेंगे? ताकि आपको आसानी हो समझने में, किस जंतु में रक्तदाब उच्चतम होता है। और दूसरा भी क्वेश्चन क्या है बेटा? किस जंतु में रक्तदाब उच्चतम होता है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसका आंसर होगा बेटा जिराफ,
और सेकंड में आंसर होगा बेटा अर्थवर्म। अब ये अर्थवर्म और जिराफ क्यों होते हैं इसका हम डिस्कस करेंगे आपके एनिमल क्लासिफिकेशन वाले में। 21 में बी सही है बेटा, और इसमें 22 में भी बी सही है। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। ठीक है बेटा, तो आपका सही है। इनको हम डिस्कस करेंगे किसमें? क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि आरबीसी को आसुत जल में रख दिया जाए, जो हमारी आरबीसी होती है उन आरबीसी की जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनको अगर हम शुद्ध वाटर में रख दें, आसुत जल के अंदर रख दें तो क्या होगा? तो बेटा उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी आरबीसी उसको एब्जॉर्ब करेंगी और फूल कर बड़ी हो जाती हैं और वो फट जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सीधा सा है, आसुत जल में अगर रख दोगे तो फट जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, धमनियों की दीवार, आर्टरीज की जो दीवार का मोटा होना कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। कैसे बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, आपके बॉडी के अंदर देखिए, सपोज कीजिए इस तरह की आपके बॉडी के अंदर एक आर्टरीज है। क्या है बेटा? आर्टरीज है, जिसके अंदर क्या बह रहा है बेटा? क्या क्या चीज होती है आपकी आर्टरीज के अंदर? ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है बेटा? ब्लड बह रहा है। और ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा? आपके रक्त के अंदर आरबीसी होती है। क्या होती है बेटा? आरबीसी होती है। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? आरबीसी होती है। ये आरबीसी बना दी, तो ये आपका ब्लड बह रहा है। ठीक है, और ब्लड के अंदर दूसरी चीज क्या होती है? आपकी डब्ल्यूबीसी भी होती है। क्या होती है बेटा? डब्ल्यूबीसी भी होती है। ये पेन कैसे नहीं मचल रहा है यार, दूसरा कलर भी नहीं आ रहा। डब्ल्यूबीसी भी होती है इसके अंदर। इसी के अंदर होती है बेटा प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं। वास्तव में डब्ल्यूबीसी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, सॉरी, ये एक बड़े टुकड़े होते हैं, उस टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेटलेट्स बोलते हैं। काफी छोटे छोटे महीन टुकड़े होते हैं ये। इसके अलावा आपके ब्लड में और क्या होता है बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। गुड, वेरी गुड। इसके अलावा आपके ब्लड में होता है बेटा प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इस तरह से हमारी जो आर्टरीज होती है उसके अंदर इस तरह से ब्लड बह रहा होता है। ठीक है बेटा, अब मान के चलो आपकी धमनियों का अगर ये मोटी हो जाती है, इनकी जो वॉल है अगर ये दीवारें मोटी हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? पहली बात तो ये ध्यान रखना बेटा, आपकी जो धमनी होती है, अरे पेन कैसे चेंज नहीं हो रहा? आपकी जो धमनी होती है इनके अंदर बेटा एक लेयर और होती है अंदर। ये जो दीवार होती है ना बेटा, इस दीवार के अंदर इस तरह की एक लेयर होती है। किसकी दीवारों के अंदर? आर्टरीज की दीवारों के अंदर इस तरह की एक लेयर होती है जो कि कवरिंग दीवारों पर लगी हुई होती है। इस तरह से एक लेयर और होती है। ऊपर वाली भी दीवार पे भी एक लेयर होती है इस तरह से। क्लियर बेटा? अब ये जो लेयर होती है ना, ये एक टिश्यू होता है बेटा, उस टिश्यू का नाम होता है एपिथीलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है बेटा? एपिथीलियम टिश्यू होता है बेटा। और एपिथीलियम टिश्यू को ही क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक। क्या कहते हैं बेटा? उपकला ऊतक। इस उपकला ऊतक की एक परत होती है और इस परत को वैसे कहते हैं बेटा एंडोथीलियम। क्या कहते हैं बेटा? एंडो का मतलब अंदर है, तो अंदर है तो क्या बोल देंगे? एंडोथीलियम कह देंगे इसको। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे कोई पूछे आर्टरीज की दीवार में पाई जाने वाली लेयर कौन सी होती है? एंडोथीलियम की होती है। कौन सा टिश्यू होता है? एपिथीलियम टिश्यू होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए अगर इसकी दीवारें मोटी हो जाए, अब मोटी कब होंगी इसकी दीवारें? या तो कोई इसके अंदर बेटा फैट जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? फैट जमा हो जाता है। तो फैट जमा अगर हो गया तो आप मुझे बताइए, जिस गति से ये ब्लड जो बह रहा था पहले, क्या इसमें अवरोध पैदा नहीं होगा? इसमें क्या होगा बेटा? अवरोध पैदा होगा। और जब अवरोध पैदा होगा तो क्या होगा बेटा? आपके बॉडी के अंदर
ऑक्सीजन की प्रॉपर ढंग से सप्लाई नहीं हो पाएगी, आपके जो न्यूट्रिशन वाले जो पदार्थ हैं उनका आपकी बॉडी में सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई अवरुद्ध हो जाएगी। अगर ये दीवार मोटी हो गई, मान चलो इतनी मोटी हो गई, ठीक है, और ये इतनी मोटी हो गई, तो फिर क्या होगा बेटा, ये इसका जो वॉल्यूम है, सरफेस वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। कम होगा तो प्रॉपर ढंग से जो हमारा सर्कुलेट हो रहा है, जो हमारा ब्लड, वो नहीं हो पाएगा। और उस कंडीशन में एक रोग होता है बेटा, आपकी आर्टरी जो है वो अगर मोटी हो जाए, वो अगर मोटी हो जाए, क्वेश्चन कहाँ है, धमनियों की दीवार, धमनियों की दीवार, आर्टरी की दीवार का मोटा होना क्या कहा जाता है बेटा, उस रोग को बोलते हैं आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। वेरी वेरी। अब थ्रोम्बस क्या होता है बेटा, आपका जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर कभी छोटे छोटे आपकी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, अगर जो आपकी जहां पर आपका ब्लड बह रहा है, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर आर्टरीज के अंदर अगर आपके रुधिर का थक्का जम जाता है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं क्लॉटिंग के, उनको बोलते हैं बेटा थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। ये सारी टर्म है बेटा, अब इसमें क्या बहुत टाइम लगता है। हार्ट अटैक, जब आपकी कोरोनरी जो आर्टरीज होती है उसमें बसा के फैट के जमने से कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है बेटा। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है, आपके ब्लड के साथ में रक्त का क्लॉटिंग का बहना थ्रोम्बोसिस कहलाता है। तो इस तरह की टर्म है बेटा, इन टर्मों के बारे में कभी आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अलग होता है बेटा, ठीक है, बहुत सारी टर्म है ऐसे। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। तो बहुत सारी टर्म है बेटा, कमी से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कमी से, ना ना, ये बेटा दीवार जो मोटी होती है आपके फैट के ज्यादा सेवन करने से होता है, ठीक है ना। जब आपके ब्लड आर्टरीज के अंदर जब फैट जमा हो जाती है नली के अंदर, तो आपने देखा होगा यार, पानी जो घरों में आता है वहां पे जो नल लगा जाता है, कभी उसमें कचरा जमा हो जाता है, तो पानी जिस स्पीड से पहले आता था वो धीरे बाद में कचरा जमने के बाद में कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, सप्लाई कम हो पाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी आर्टरीज के अंदर कुछ चीज जमा हो गई, तो जमा होने के कारण आपका जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था जिस गति से, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा। प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई, सब कुछ रुक जाएगी। आपके संपूर्ण शरीर के अंदर पोषक तत्व जो होते हैं उनकी सप्लाई कौन करता है, ब्लड के द्वारा होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है, बाहर से जब आप ऑक्सीजन को लेते हो, अंदर डालते हो, तो उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं के पास ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। और जब ब्लड के बीच में कोई अवरोध पैदा हो गया तो फिर प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, कौन जवाब देगा बेटा। याद है कुछ एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीजन क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, और हर बार क्वेश्चन आता है लेकिन जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, प्रॉपर ढंग से याद नहीं होता, इसलिए वो गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको भी आप याद रखना अच्छे ढंग से, क्योंकि क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए, ये तो आप सभी जानते हो बेटा, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है आपका बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा होता है बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप। और चौथा होता है आपका बेटा कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। अच्छा, 25वीं का ए आंसर सही है बेटा आपका, ठीक है ना, ए बी ब्लड ग्रुप। अब देखिए बेटा, कल मैं आपको बता के गया था कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, सॉरी जो हमारी आरबीसी होती हैं, उन आरबीसी के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं बेटा, एंटीजन लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, एंटीजन लगे हुए होते हैं। क्लियर। और उन्हीं आरबीसी की सरफेस पर क्या और लगे होते हैं बेटा, वहीं पर आरएच भी लगा हुआ होता है, आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं, रटने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप खोजे गए थे बेटा वो कौन से थे, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ये बात है बेटा 1900 की। उसके बाद में
बहुत समय के बाद में फिर ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी AB की, जो किसने की थी, कल हमने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन, कॉस्टेलो ने। किसने की थी, कॉस्टेलो के द्वारा की गई थी। बाकी जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंड स्टीनर। क्या नाम था बेटा, लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप को खोजा था। ठीक है, लेकिन AB ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी बेटा, डी कॉस्टेलो ने। किसने की थी बेटा, कॉस्टेलो ने। कल हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको। क्लियर। अब देखिए आप लोग, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं याद करने के लिए। हमेशा जो ब्लड ग्रुप होगा, जो ब्लड ग्रुप होता है स्टीनर, गुड, वेरी गुड, जो ब्लड ग्रुप होता है हमेशा उसके समान ही एंटीजन होता है। जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर किसी व्यक्ति का ए है तो इसके पास में कैसा एंटीजन होगा बेटा, ए ही एंटीजन होगा। कैसा एंटीजन होगा, ए ही एंटीजन होगा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी है तो इसके पास भी एंटीजन कौन सा होगा, बीई होगा। यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके पास एंटीजन क्या होगा बेटा, ए बी होगा। क्या होगा बेटा, ए बी होगा। ओ के पास में किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसीलिए ये क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल डोनर होता है। इसी के कारण अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं, आपकी एग्जाम में कुछ आपको अच्छा मिले वो बाद में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ रटना है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन होगा। और एंटीजन क्या होते हैं बेटा, एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। और एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारे शरीर में इम्यूनिटी का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक का काम करती हैं, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनको मारने का काम करती हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, हमें बीमार होने से बचाती हैं। और हमारे शरीर की जो ये सुरक्षा जो कवच होता है, ये जो रक्षा करने की जो प्रणाली होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जो होते हैं वास्तव में वो कौन होते हैं, WBCs होती हैं। कौन होते हैं बेटा, WBCs होती हैं। अब इनके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अब ये मान लो कि इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। और विज्ञान की वह शाखा जिस ब्रांच के अंदर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं बेटा, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ये टर्म याद रखना बेटा, जिस विज्ञान की शाखा में, जिस ब्रांच के अंदर हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। क्लियर बेटा। आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल के अंदर बेटा क्या होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर एक लैब होती है, पैथोलॉजी लैब। नाम सुना है, पैथोलॉजी। ठीक है, तो आपकी बॉडी में अगर मांग चलो कभी कोई पैथोलॉजी लैब होती है। अब उस पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, डॉक्टर बोलता है आपको कोई चेकअप कराने भेजता है, जाइए सब पैथोलॉजी लैब में। आप वहां जाते हो, वहां पर क्या पता लगाते हैं वो लोग, रोग का कारण देखते हैं। वो भाई वायरस के द्वारा हुआ है या बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है या फंगस के द्वारा हुआ है, वो कारक को भेजते हैं, किस फैक्टर की वजह से कौन सा रोग हुआ है आपके अंदर, किसके इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, और जो रोग पैदा करते हैं आपके बॉडी के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। और पैथोजन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पैथोलॉजी कहलाता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट होती है बेटा टर्म, आते हुए भी ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, इस बार हमें गलत नहीं करना। ठीक है, वापस आइए। तो जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही उसके पास क्या होंगे, एंटीजन होंगे। और एंटीजन हमारे शरीर में तो होते ही हैं बेटा, ये एंटीजन हमारे शरीर में तो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन बाहर से भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। एंटीजन क्या काम करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई वायरस आपके शरीर में जाएगा या कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में जाएगा तो भी हमारे शरीर से क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा, तुरंत ही एंटीबॉडीज देखते हैं कि यार हमारे शरीर के अंदर कोई प्रवेश कर गया है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उसको मारना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको खत्म करना है, उसको नष्ट करना है। ठीक है, तो बाहर से भी एंटीजन आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं और अंदर तो आपके शरीर के अंदर एंटीजन होते ही है। ठीक है बेटा, देखिए अब बात करते हैं बेटा एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं। तो हमेशा
जैसा ब्लड ग्रुप होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज होती हैं, या फिर यूं कहें जो एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज होती हैं। तो यहां पर देखिए बेटा क्या है, यहां पर क्या है, ए एंटीजन क्या है, ए, यहां पर एंटीजन क्या है बेटा, ए। तो यहां पर एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें, मैंने क्या बोला बेटा, हमेशा अपोजिट होता है। कैसा होता है, अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, यहां पर ए बी जो ब्लड ग्रुप है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता, इसके पास में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता। जबकि ओ के पास में बेटा कौन सा एंटीबॉडीज होगा, ए और बी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इसीलिए ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब मान के चलो, आप कल्पना कीजिए, ए ब्लड ग्रुप वाले को, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर बी ब्लड ग्रुप वाला रक्त दे दिया जाए तो क्या होगा भाई, इसकी जो एंटीबॉडीज है, इसकी जो एंटीबॉडीज है वो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, और इसकी जो एंटीबॉडीज है वो इसको खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप का ब्लड किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट, ए वाले को बी का दे दें, बी वाले को ए का दे दें, तो ऐसे व्यक्ति जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं आदमी लोग। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि वहां उनकी एंटीबॉडीज हैं, वो विपरीत जो ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको उन रक्त कणिकाओं को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़ा लेक्चर चाहिए बेटा इसको समझाने के लिए, तब जाके ये कंसेप्ट क्लियर होता है। बाकी ज्यादातर बच्चों केसों में इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है बेटा, आपको इतना सा याद रखना है, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास में हमेशा एंटीजन क्या होगा बेटा, ए होगा। बी के पास में बी एंटीजन होगा, ए बी के पास में ए बी एंटीजन होगा, ओ के पास में कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीजन के अपोजिट क्या होते हैं बेटा, एंटीबॉडीज होते हैं। ए के पास में कैसा एंटीबॉडीज होगा, बी होगा। बी के पास में ए होगा, ए बी के पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ओ के पास में ए बी होता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, सर्वग्राही कहलाते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, या सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वदाता। अब देखिए बेटा, एक कारक है बेटा आरएच फैक्टर। क्या होता है, आरएच कारक, आरएच ब्लड ग्रुप भी होता है। इसकी खोज की गई थी बेटा किसके द्वारा, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर एवं वीनर के द्वारा। और किसके अंदर बेटा, एक मंकी था जिसका नाम था रीसस मंकी। क्या नाम था, रीसस मंकी। इसकी उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप को और भी आगे बांटा गया। जैसे अपन बोलते हैं ना मंकी में, गुड, वेरी गुड, मंकी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। अब ध्यान से सुनिए, जिन जिन लोगों के अंदर आरएच उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कहलाते हैं। आरएच जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, आरबीसी पर प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडीज कहां पर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि एंटीजन जो होते हैं वो कहां पर चिपके हुए होते हैं, आरबीसी के ऊपर चिपके हुए होते हैं। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। अब प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडीज क्यों होती हैं, अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज इसलिए होती हैं क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और उसी के द्वारा क्या बनते हैं बेटा, एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। अभी डिस्कस करेंगे, आगे आएगा वो क्वेश्चन। तो अभी यहां समझो बेटा, आरएच जिसके अंदर उपस्थित है, मान के चलो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर अगर आरएच उपस्थित है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ए पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर नहीं है, उपस्थित नहीं है, आरएच है, तो फिर क्या कहलाएगा बेटा, ए नेगेटिव कहलाएगा। ऐसे ही बी ग्रुप वाले के पास में अगर आरएच प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, और नहीं है तो बी नेगेटिव कह देंगे। ऐसे ही बेटा ए बी के पास में अगर आरएच प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देंगे, ए बी पॉजिटिव। और अगर आरएच नहीं है तो क्या बोलेंगे बेटा, ए बी नेगेटिव। ऐसे ही ओ के साथ होता है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। ठीक है बेटा,
तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो इस तरह से अगर आप ब्लड ग्रुप को देखोगे तो कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप। ये नेगेटिव पॉजिटिव किसके आधार पर दिखाते हैं अपन, RH की उपस्थिति के आधार पर। मान के चलो आप में से किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, तो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपन बी प्लस पॉजिटिव या बी नेगेटिव कब बोलेंगे, अगर उसके अंदर RH उपस्थित है तो वो पॉजिटिव होता है। अगर RH नहीं है उसके अंदर तो क्या बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो अगर इसके RH की उपस्थिति के आधार पर अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः इनकी हम स्टडी करते हैं जब हम 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ही पढ़ते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी और AB और O ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास में कोई किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता। तो अगर वो किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा, जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगी, और जब एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगी तो फिर ब्लड को हम इंसान को कोई खतरा ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। अब देखिए आप लोग, ये चीज कंसेप्ट क्लियर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है आपका बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के अंदर, किसके अंदर बेटा, ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। तो एंटीबॉडीज कौन से के अंदर नहीं होती बेटा, AB के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। अभी देखा था हमने चार्ट में। ठीक है बेटा, तो AB के अंदर कोई एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगी, तो AB ब्लड ग्रुप वाले को कोई सा भी रक्त दे दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वाला दे दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, बी वाला दे दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बेटा, अच्छा जूम करें बेटा, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है। अब देखिए आप लोग, तो यहाँ का इसका आंसर हो गया। अब शरीर का मिडिलमैन किसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिलमैन का मतलब होता है, अब इसको समझो बेटा, क्योंकि कई बार टर्म अगर क्लियर नहीं होती ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। वापस चलिए, मिडिलमैन का मतलब क्या होता है। जो बच्चे लाइव हैं उनको तो समझ में आ रहा है ना बेटा। अच्छा आ रहा है समझ में। अरे बोलो जल्दी जल्दी बताओ, कितना अच्छा समझ में आ रहा है। और सुपर मत बोलो, इतना ज्यादा भी मत चढ़ाओ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं मिडिल मैन के बारे में। ये सभी को पता होता है बेटा, आपका जो हृदय होता है वो हमारे ब्लड को क्या करता है बेटा। मान के चलो, मैं समझा रहा हूं आपको, समझना, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे बेटा। ये मान के चलो यह हमारा क्या है बेटा, ये हमारा हृदय है। क्या है, ये हमारा हृदय होता है। अब इसके अंदर बेटा ये इस तरह की अगर हम बना दें तो ये हमारा हृदय जो होता है 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होता है बेटा, 4 चैम्बर होता है। ये बीच में एक दीवार होती है बेटा, ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूं ये डायग्राम। ये इस तरह की एक मसल से मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होती है जो आपके हृदय को 4 भागों में बांटती है। और जो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं बेटा स्टेमस। क्या बोलते हैं उसको, स्टेमस कहते हैं। इस तरह के 4 खाने होते हैं आपके हृदय में। क्लियर बेटा, इसी से बेटा आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, अब समझ लो अच्छे से। ये आपका हृदय हो गया। तो मनुष्य का हृदय जो होता है वो कितने चैम्बर होते हैं, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है बेटा, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आलिंद कहते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है चौड़ा वाला, उसको क्या बोलते हैं, आलिंद कहते हैं। और आलिंद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, ऑरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑरिकल। आलिंद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑरिकल कहते हैं। क्लियर बेटा। निचला वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा निलय। क्या बोलते हैं, निलय कहते हैं।
और नीले को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल। ये चीज समझ में आई बेटा? अब ध्यान से सुनिए बेटा, हमारा हृदय पेसमेकर बताएंगे बेटा, अभी पेसमेकर बताएंगे। पेसमेकर के कारण ही हमारा हृदय धड़कता है। पेसमेकर एक ऑटोमेटिक स्वचालित यंत्र होता है बेटा, ठीक है। हमारा हृदय जो होता है स्वचालित होता है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती। समझ रहे? वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो अभी डिस्कस करेंगे हम। तो ये आपका हृदय है। हृदय के दो पार्ट हो गए, ऊपर अपर पार्ट को बोलते हैं ऑरिकल और लोअर पार्ट को बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल। क्लियर? वेंट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं बेटा निलय। क्या कहते हो आप लोग? निलय कहते हो। यहां से आपका, अब ध्यान से सुनिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त होता है? आता नहीं आता है? हमारे हार्ट के किस पार्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है? यानी कि हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन है, भाई वहां से इम्प्योर ब्लड को कहां पे लाया जाता है? हृदय के अंदर। हृदय से फिर रक्त कहां पर होता है? लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों से फिर वापस में शुद्ध होकर जो रक्त है। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, ये क्वेश्चन आता नहीं आता है? हमारे शरीर के किस भाग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? प्यूरिफिकेशन कहां पर होता है ब्लड का? जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देके आते हैं। कौन बताएगा मुझे? रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? फुसफुस में। गुड, वेरी गुड। फुसफुस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लंग्स। फुसफुस को ही क्या बोलते हैं बेटा? लंग्स भी बोलते हैं। लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फेफड़े। क्या बोलते हैं बेटा? फेफड़े कहते। फेफड़ों के अंदर ब्लड का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। हमारे हृदय में तो आता है अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त भी कौन से? ये देखिए, एक तो इस तरह से आती है, एक वेन ऐसी आती है बेटा ऊपर से। ऊपर वाली वेन जो होती है ये हमारे चेस्ट से ऊपर वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त को लाती है, ऊपर वाली वेन। और नीचे वाली जो वेन होती है ये हमारे चेस्ट से निचले वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त को लाकर हृदय के कौन से भाग में? अच्छा पार्ट नहीं बताया मैंने। आलिंद हो गए, तो यहाँ पर बेटा एक आलिंद ये हो गया, दूसरा आलिंद ये हो गया। मैं ऐसे खड़ा हूं बोर्ड की तरफ, अगर मैंने फोकस कर रखा है तो इधर वाला हिस्सा मेरा कौन सा हो गया बेटा? ये वाला हिस्सा राइट हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा राइट ऑरिकल। क्लियर बेटा? इधर वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल मेरे हिसाब से। लेकिन मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं खड़ा होके, तो फिर मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? राइट ऑरिकल। क्लियर बेटा? और इसको क्या बोलूंगा? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, मेरे लिए ये है। तो आप देखिए बेटा, नीचे से अशुद्ध रक्त को लाए, ऊपर से अशुद्ध रक्त को लाए और किसके अंदर डाल दिया? आलिंद के अंदर। ठीक है, यहां पर आपका इम्प्योर ब्लड आ गया। ये कौन सा पार्ट है बेटा? ये कौन सा पार्ट है? राइट ऑरिकल। दाएं आलिंद में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, हमारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है उसको सबसे पहले कहां पर पहुंचाया जाता है? हृदय के आलिंद वाले भाग में। अब कौन से वाले आलिंद में बेटा? कौन से वाले ऑरिकल के अंदर डाला जाता है? कौन से ऑरिकल के अंदर? आपके राइट ऑरिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड आता है। और इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? ऐसा रक्त जिसके अंदर CO2 की मात्रा प्रेजेंट होती है, उस ब्लड को कहते हैं बेटा इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो यहां पर हमारे शरीर से CO2 वाला ब्लड कहां पर आया? हृदय के कौन से भाग में आया? राइट वाले हिस्से में आता है। और राइट वाले हिस्से में भी किस में आया? आलिंद में आया। कौन से आलिंद में? राइट ऑरिकल के अंदर आया। राइट ऑरिकल से ये जो ब्लड है ये जब भर जाता है तो यहाँ पर बेटा 3 वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? 3 दरवाजे होते हैं, उनको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ से फिर अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आता है। अब यहीं से बेटा इस वाली जगह से एक आर्टरी निकलती है, और वो जो आर्टरीज होती है यहाँ से अशुद्ध रक्त को लेकर कहां पर पहुंचती है बेटा? वो कहां पर पहुंचती है? वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है बेटा? हमारे लंग्स के अंदर पहुंचती है। ये पहुंच गए बेटा। ठीक है, ये रह गए अशुद्ध ब्लड को, और वो लंग्स के अंदर अशुद्ध ब्लड को डाल देती है। ठीक है बेटा, फिर यहां से भी एक वेन निकलती है, और वो हृदय के कौन से वाले हिस्से में जाके ओपन होती है? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद में यहां पर अशुद्ध रक्त आया, CO2 वाला रक्त आया, उसको फेफड़ों में डाल दिया। बाहर से हमने एयर ली, एयर के साथ में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को हमने ब्लड के अंदर मिला दिया, और जो CO2 इस ब्लड के साथ में पहुंची लंग्स के अंदर, वो CO2 बाहर
निकल जाती है। बाहर कैसे निकल जाती है? क्योंकि बाहर का जो दाब होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है हमारी आर्टरीज के मुकाबले, इसलिए CO2 बाहर निकल जाती है बेटा। ठीक है, क्योंकि बाहर कम सांद्रता होती है। गैस हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करती है। ठीक है बेटा, ये नियम है बहुत सारे लगाने। आप तो इतना सा समझ लो कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अशुद्ध रक्त को यहाँ पर लाई फेफड़ों के अंदर, यहाँ से हमने बाहर से एयर ली, एयर के अंदर O2 थी, O2 को ब्लड के अंदर मिला दिया, इस इम्प्योर ब्लड के अंदर CO2 था, वो लंग्स के माध्यम से CO2 को बाहर निकाल दिया। जब O2 इस ब्लड के अंदर मिल गया तो वो ब्लड कैसा हो गया? शुद्ध ब्लड हो गया। शुद्ध रक्त को हमने किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेन। किसके माध्यम से बेटा? पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमने हृदय के कौन से भाग में डाल दिया बेटा? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर डाल दिया। लेफ्ट ऑरिकल से ये आपका ब्लड यहाँ पर आया, कौन से वाले हिस्से में? इसको हम क्या बोल देंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपका O2 वाला ब्लड आ जाता है। फिर यहीं से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम पृष्ठ महाधमनी कहते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर ये O2 वाला ब्लड डाल दिया जाता है। फिर यहाँ से ये सबसे बड़ी जो धमनी होती है छोटी छोटी धमनियों में, आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और ये सारी आर्टरीज हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई करते हैं O2 वाले का। ये पूरा प्रोसेस होता है बेटा इस तरह से। समझ रहे हैं आप बात को? क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे बेटा? ये बार बार ओपन करना पड़ता है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? शरीर का मिडिलमैन किसे कहा जाता है? अब वो आर्टरीज उस ब्लड को लेके आ गई। क्लियर? अब देखिए यहां पे समझ लो बेटा, आर्टरीज ब्लड को लेके आ रही है। ये आर्टरीज हो गई बेटा आपकी, ये आर्टरीज ब्लड को लेके आ रही है। कौन सी वाले को? शुद्ध रक्त O2 वाले को। अब होता क्या है, मान के चलो ये आर्टरीज किसी ऑर्गन के पास पहुंच रही है। मान के चलो ये आपका लीवर है, किसके पास पहुंच रही है बेटा? लीवर के अंदर जा रही है। तो लीवर के अंदर जैसे अगर इसको ब्लड सप्लाई करनी है तो यहां पर क्या होता है बेटा? यहां पर समस्या ये होती है बेटा कि ये जो आर्टरीज है ना बेटा, तो ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है? छोटी छोटी कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। इसी ऑर्गन से आपकी इस तरह की नलियां निकलती हैं बेटा, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, सॉरी, देखिए दोबारा से देखें बेटा डायग्राम को एक बार। ये हो गई आपकी आर्टरीज। क्लियर बेटा? इसके अंदर क्या आ रहा है? आपका ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है? शुद्ध ब्लड आ रहा है। ठीक है बेटा, अब ये मान के चलो हमारे लीवर वाले हिस्से में जाती है। लीवर क्या होता है? एक ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई करनी है। तो यहां पर ये आर्टरी जब प्रवेश करती है लीवर के अंदर तो ये क्या होता है बेटा? ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है बेटा, इस तरह से। ठीक है, ये डिवाइड हो गई। अब यहीं से क्या होता है बेटा? यहीं पर एक कलर की इस तरह से ये बड़ी वाली वेन होती है। क्या होती है बेटा? ये बड़ी वाली वेन है। ठीक है, अब ये भी इस ऑर्गन के अंदर क्या होगी भाई? इस ऑर्गन से जो अशुद्ध रक्त होगा CO2 वाला होगा तो वो कौन ले जाता है बेटा? वो वेन ले जाएगी आपकी। कौन ले जाएगा बेटा? वो वेन लेके जाती है CO2 वाला रक्त। ये जितनी भी नीली नीली आपके शरीर के अंदर जो नसें दिखाई देती हैं, नलिकाकार जो स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है? वेन होती है। आर्टरीज हमारे शरीर में जो होती है अंदर हिस्सों में धसी हुई होती है, और ये जो बाहर से आपको नजर आती है ब्लू कलर की, ये क्या होती है बेटा? वेन होती है आपकी। इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है O2 वाला, इसलिए ये हमेशा कैसी नजर आती है आपको? नीली नजर आती है। क्लियर बेटा? तो इनके अंदर अब ये भी इस ऑर्गन से CO2 वाले ब्लड को ले जाएगी, तो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होती है। इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है। इन दोनों के जंक्शन पर क्या बन जाता है? एक जाल सा बन जाता है। क्लियर? अब यहां पर जब जाल सा बन जाता है, अब मैंने आपको क्या बोला, हमारा ब्लड ऐसे नहीं बहता, हमेशा किसके अंदर बहता है बेटा? नलिकाओं के अंदर बहता है। नलिकाएं कौन सी? आर्टरीज हो गई, वेन हो गई। अब यहां पर क्या होता है बेटा? ये जो इंटर जंक्शन होता है आपकी किसके अंदर? वेन और आर्टरीज के अंदर, इनके मध्य में जो कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज के माध्यम से क्या निकलता है बेटा? एक लिक्विड भाग निकलता है, और ये जो लिक्विड भाग जो इन दोनों निकला आर्टरी से, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फ कहते हैं। वो लीवर के अंदर लिम्फ कहते हैं। ये जो आर्टरीज आई है
इस आर्टरी से क्या निकला बेटा, लिक्विड के समान, पानी के समान कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं बेटा लिम्फ। अब ये जो लिम्फ होता है इसके अंदर क्या होता है भाई, ब्लड किसकी सप्लाई कर रहा है, O2 की सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिशन पदार्थों की सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिएंट जो मटेरियल होता है उसकी सप्लाई किसके माध्यम से होगी, ब्लड के माध्यम से। तो इस ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको कैपिलरी के माध्यम से कहां पे डाल दिया जाता है बेटा, ऑर्गन के अंदर डाल दिया जाता है। अब पूरा की पूरा मटेरियल तो निकलेगा नहीं, थोड़ा बहुत पानी के साथ में मिक्स होके वो बाहर निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ एक तरह से हमारी आर्टरीज और ऑर्गन के मध्य में पदार्थों के आदान प्रदान में हेल्प करता है बेटा, और इसीलिए इस लिम्फ को क्या बोलते हैं, मिडिल मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल मैन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्टरीज जो होती है डायरेक्टली किसी ऑर्गन के ऊपर रक्त को नहीं डालती, इनके अंदर भी छोटी छोटी कैपिलरीज निकलती हैं, उन कैपिलरी को हिंदी में बोलते हैं केशिका। तो उन केशिकाओं के माध्यम से फिर जल जैसा लिक्विड जैसा एक पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, आपके न्यूट्रेंट जो मटेरियल है वो भी उसके अंदर होता है। तो वो कहां पे डाल दिया जाता है, ऑर्गन के अंदर। तो जो पदार्थ निकला उसको हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ कहते हैं। और उसी पदार्थ के माध्यम से ऑर्गन को क्या मिलता है बेटा, न्यूट्रिशन O2 मिलता है। तो वहां पर जो सेल्स होती हैं उस ऑर्गन के अंदर, उनको इस तरह से सप्लाई होती है। तो सप्लाई करने में कौन वास्तव में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन कर रहा है, लिम्फ कर रहा है। तो मध्यस्थता का काम कर रहा है, ऑर्गन और आर्टरीज के मध्य में मध्यस्थता का जो काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ को इसीलिए हम कहते हैं मिडिल मैन। क्या कहते हैं, मिडिल मैन कहते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, लिम्फ जाएगा। क्लियर, आगे देखिए बेटा, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अरे यार मेरी परीक्षा मत लिया करो आप लोग, अब वो सर से मैं बोलूंगा बेटा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अब तो दिख रहा होगा यार। मेरी क्या यार दिमाग कम चलता है इनमें, चौड़ा करने में, छोटा करने में, पढ़ने में। परफेक्ट, जो थैंक यू बोलो मुझे, थैंक यू बोलो। मैंने आपकी बात को सुन लिया। फर्स्ट डे तो मुझ पे ये पढ़ना ही नहीं आ रहा था, आपके कमेंट सीखा मैंने फिर आपकी खातिर। ओके ओके, चलिए 27 क्वेश्चन नंबर देखिए। आता है किसी को आंसर, आंसर दीजिए किसी को आता हो तो। 3 लोग लाए हुए हैं यार, मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब 400 500 1000 लोग लाइव हों, फिर एक टीचर की परीक्षा होती है सही ढंग से, तो तभी होती है ना। ऐसे हमने कभी नहीं पढ़ाया यार, हमने तो हमेशा क्लासों के अंदर 500 1000 बच्चों को पढ़ाया है। आपके इंजीनियर्स एकेडमी के अंदर भी हमेशा क्लासों के अंदर 100 150 200 300 500 बच्चे हमेशा क्लासों में रहते थे। कोई बच्चा पढ़ाया क्या मेरे से पहले 26 में डी? सीरम नहीं होता बेटा। सीरम क्या होता है, सीरम बेटा जब आपकी चोट लग जाती है ना, कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में जब घाव भरने लगता है आपका, वो खुंड सा जम जाता है चोट पर, ठीक है, तो वहां से एक पीला पीला चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, हमने देखा हो तो कभी गौर से, उसको सीरम कहते हैं बेटा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। आपकी कोई चोट लगी, चोट लगने के बाद में कुछ समय के बाद में आपकी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ब्लड जैसे ही बहना बंद होता है तो वहां पर उस चोट के स्थान पर कुछ पीला पीला चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, गौर से देखना कभी, उस पदार्थ को कहते हैं सीरम। लगी है कभी चोट आपके? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा। तो आपने देखा होगा वो येलो येलो से जम जाता है। 26 में ए, नहीं यार, रक्त को मिडिल मैन नहीं कहते, अभी समझाया ने। अरे भैया मैंने क्या बोला अभी आपको यार, आप सुनते नहीं हो। हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं, इनके अंदर ब्लड आता है। अब ब्लड ये तो है नहीं कि डायरेक्टली में फैल जाए, नल की तरह चालू हो जाए किसी ऑर्गन। मैंने बोला अगर मान के चलो ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, अब इस ऑर्गन के अंदर क्या पड़ी हुई है, कोशिकाएं भी तो होती हैं। मान के चलो ये आपका लीवर है,
तो इस लीवर के अंदर ये सेल्स जो होती हैं, ये ब्लड वेसल्स आ रही है आपकी, ये आर्टरीज हैं, और आर्टरी के अंदर कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो मान के चलो लीवर के अंदर अगर शुद्ध रक्त की जरूरत है तो ये आर्टरीज क्या होती है बेटा, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, इस तरह की छोटी छोटी नलिकाओं में। एक नली, जैसे ये आपका हैंड है, पूरा पाइप है आपका, ठीक है, अब ये पूरा पाइप है, आगे जाके छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड हो गई इस तरह से, तो ये छोटे छोटे पाइप बन गए, नहीं बन गए। तो ऐसे ही ये आपकी जो आर्टरीज है, तो यहाँ पर छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं बेटा केशिका। क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं, ठीक है, कोई अलग से नहीं होती ये किसका पार्ट होती है, ब्लड वेसल जो आर्टरीज और वेन होती हैं, उन्हीं के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिनको हम कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैपिलरी यहाँ पर जब ओपन होती हैं तो ये डायरेक्टली ओपन नहीं होती, इनके अंदर बेटा एक जो ऑर्गन के अंदर होता क्या है, इन कैपिलरियों से एक पदार्थ निकलता है, लिक्विड पदार्थ निकलता है एक, ठीक है। उस पदार्थ के अंदर O2 मिक्स होती है, आपकी कुछ न्यूट्रेंट जो मटेरियल होता है वो भी उसके अंदर मिक्स होता है, उनको बेटा यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, इन कोशिकाओं के पास में डाल दिया जाता है। ये जो लिक्विड होता है ना, इस लिक्विड को बोलते हैं बेटा लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। ये लिक्विड डाल दिया, फिर ये जो सेल बैठी हुई है ना, इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उनको O2 की सप्लाई हो जाती है, साथ में उनको न्यूट्रेंट मटेरियल भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हमने लिम्फ बोला। तो एक तरह से इन कोशिकाओं के पास में अंदर किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो CO2 बनती है वो वापस लिम्फ में डाल दी जाती है, और लिम्फ के माध्यम से वो कहाँ पर पहुंच जाती है, वो कैपिलरी में पहुंच जाती है। कैपिलरी से बेटा फिर यहाँ पर और भी आपकी एक वेन होती है इतनी बड़ी, और इस वेन की भी अंदर छोटी छोटी नलिकाएं डिवाइड होती हैं, तो वो यहाँ से क्या करती हैं, CO2 को अपने अंदर ले जाती हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है पूरा। चलिए वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 27, आरबीसी के निर्माण को, किसके निर्माण को बेटा, आरबीसी के निर्माण को, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी क्या कहलाता है बेटा, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है। अच्छा, किसी बच्चे को पता है आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है और कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब 3 बच्चे हो यार। चलिए, आरबीसी का निर्माण बेटा कहां पर होता है, जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है, जब माँ के पेट के अंदर होता है, उस वक्त आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बेटा लीवर से। कहां से होता है, मुख्य रूप से तो लीवर से होता है, लेकिन गलती से लीवर के साथ में अगर ऑप्शन दे दिया आपको प्लीहा, स्प्लीन कहते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्प्लीन। हाँ, बोन मैरो में होता है बेटा, लेकिन बोन मैरो जो में जो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एडल्ट अवस्था में होता है, वयस्क अवस्था में होता है। भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त उसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है या आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा, ऑर्गन के द्वारा, सॉरी लीवर के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। लेकिन यकृत के साथ में एक ऑर्गन और होता है जिसको बोलते हैं बेटा स्प्लीन। क्या कहते हो आप लोग, स्प्लीन कहते हो, इसके अंदर भी होता है। और किसके अंदर होता है बेटा स्प्लीन के अलावा, आपकी जो रिब्स होती हैं, क्या होती है बेटा, जो आपकी पसलियां होती हैं, उनके अंदर भी इसका निर्माण होता है भ्रूणीय अवस्था में। आपका लीवर भी ऑप्शन में दे रखा है, आपका स्प्लीन भी ऑप्शन में दे रखा है, आपकी रिब्स भी ऑप्शन में दे रखी है, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगर वहां पे लीवर ही लीवर दे रखा है तो आंसर लीवर जाएगा, वहां पे लीवर और स्प्लीन दे रखा है और थर्ड ऑप्शन ए भी दे रखा है तो ऑप्शन ए भी जाएगा, ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में इन तीनों ही ऑर्गनों के द्वारा बोन मैरो खत्म, प्लीहा एंड लीवर। अच्छा, बोन मैरो कहाँ होती है हमारे शरीर में, कहाँ होती है बोन मैरो, कोई बताएगा बोन मैरो कहाँ होती है, बोन्स के अंदर, गुड, वेरी गुड, बोन्स के अंदर होती है, हड्डियों के अंदर होती है बेटा बोन मैरो, ठीक है। वो आप कभी डिस्कस करेंगे अभी आपसे। तो ठीक है बेटा, तो रक्त का निर्माण, अगर आपसे ब्लड का फॉर्मेशन पूछा जाए, केवल और केवल ब्लड फॉर्मेशन की बात हो, अब जो आपका ब्लड होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बेटा रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पस होती हैं। अब जो ब्लड आपकी जो रुधिर कणिकाएं होती है वो 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहां पर तो आपसे क्या पूछा है, आरबीसी का फॉर्मेशन। अगर हम पूरे रक्त के
निर्माण की प्रक्रिया को अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीमेटोलॉजी। जब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्लड के विज्ञान को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी अबाउट ब्लड क्या कहलाता है बेटा? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर बेटा? हीमेटोलॉजी कहते हैं ब्लड के अध्ययन को। लेकिन बात हो रही है बेटा आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? रेड बोन मैरो के अंदर होता है। रेड बोन मैरो के अंदर भी, रेड बोन मैरो के अंदर लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा। अच्छा मैं बता देता हूं लाल अस्थि मज्जा कैसे होता है। ये मान के चलो किसी व्यक्ति की हड्डी है, ये क्या है बेटा? किसी व्यक्ति की हड्डी है। क्लियर? इसके अंदर भी एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है इसके मध्य में, जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। इसको हम क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो कहते हैं, मध्य में जो होती है। और यहां पर बेटा, यहां पर क्या होता है? यहां पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आपके जो किनारे होते हैं ना हड्डियों के, उन हड्डियों पे किनारों पे छिद्र होते हैं जिनको बोलते हैं पोर। क्या बोलते हैं? पोर कहते हैं। इन सभी पोरों को मिला के हम क्या नाम देते हैं बेटा? रेड बोन मैरो। इनको क्या बोलते हैं बेटा? रेड बोन मैरो। और इन रेड बोन मैरो के द्वारा ही किसका निर्माण होता है बेटा? आरबीसी हो या आपका ब्लड के संदर्भ में बात हो। ठीक है बेटा? तो आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो से होता है, लेकिन विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है बेटा, अच्छा आरबीसी को हम किस नाम से भी जानते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं, नहीं कहते हैं? आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर में क्या है बेटा? इरिथ्रोपोइसिस ये दे रखा आपका आरबीसी के निर्माण। आरबीसी को दूसरे नाम से भी किस नाम से जानते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द इरिथ्रोसाइट मूवी में देखा है बोन मैरो का यूज। ओके, थैंक यू डियर। देखो मूवी कभी कभी कितनी हेल्पफुल हो जाती है, क्वेश्चन सही करवा देती है। इतने खतरनाक नाम नहीं आते मेरे पे यार, अंग्रेजी मूवी में कभी देखता ही नहीं हूँ। वैसे मैं आपसे भी आग्रह करूंगा बेटा, अंग्रेजी मूवी फूवी या हिंदी मूवी फूवी आप लोग भी मत देखा करो। आप देख रहे हो बेटा दिनों दिन हमारा समाज कितना दूषित होता जा रहा है। कभी कभी तो इच्छा होती है यार हम इतना पढ़ लिख गए, लेकिन फिर भी हमारे समाज के अंदर इतनी सारी जो वास्तव में जिन चीज़ों को बदलना चाहिए उनको हम नहीं बदल रहे। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मेरे खुद की समझ में नहीं आता। आपको आता है क्या कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? इसको डेवलपमेंट कहते हैं क्या? समाज समाज नहीं रहा, परिवार परिवार नहीं रहा, ठीक है, भाई भाई नहीं रहा, सिस्टर सिस्टर नहीं रहे। तो इन चीज़ों को सोच के देखो बेटा हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप युवा हो, थोड़ा सा मेरी ये बात आप तक पहुंचे। देश तभी बदलेगा जब बेटा हमारे अंदर सद्विचार होंगे। सद्विचारों का आगमन हमेशा हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी उन चीज़ों से आता है बेटा। धर्म हमारा, चाहे हम इस्लाम मानते हैं, चाहे हम हिंदू धर्म मानते हैं, कोई सा भी धर्म मानिए, लेकिन उस धर्म के अंदर जो अच्छी चीज़ें उनको फॉलो कीजिए। आजकल का जो युवा है वो युवा जैसा दिखता ही नहीं है। आप देख रहे हो बेटा दिनों दिन, ठीक है, हमारी लंबाई घटती जा रही है, हमारे शरीर का ढांचा लगातार गिरता जा रहा है। ये है विकास। तो वास्तव में हम हमारा विकास तो कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर देश के विकास का क्या करोगे? जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर आपका विकास का। इन मूवियों से, इन मोबाइलों से बहुत ज़्यादा जनरेशन खराब भी हुई है बेटा। जितना इसका फायदा हुआ है ना उससे ज़्यादा कहीं नुकसान हुआ है। चलिए कभी और बात करेंगे जब आपसे फेस टू फेस कभी मुलाकात होगी। फिर भी मूवी ना देखें। 3 से 4 घंटे आपकी ज़िंदगी के बहुत अमूल्य होते हैं। उन 3 से 4 घंटों को आप पढ़ाई में, सेल्फ स्टडी में लगाइए, किताबों का अध्ययन कीजिए। ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को जरूर फॉलो करोगे, क्योंकि हमारे भारत देश की एवरेज ऐसा आयु एक व्यक्ति की 66 साल है बेटा टोटल। आप ऐसे 3-3 घंटे ऐसे मूवियों में वेस्ट करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बेटा। और जो टाइम निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मुझे आज जब से मैंने मतलब थोड़ा सा समझा है चीज़ों को, तो मुझे आज 15 से 18 साल हो गए शायद मूवी देखे हुए। ठीक है? तो इनमें बहुत सारी चीज़ें गंदी दिखाई जा रही हैं, उससे हमारा समाज दूषित हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूँ। बाकी अच्छी कोई चीज़ है उसको फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? जैसे भैया ने भी बताया
कि सर एक क्वेश्चन मैंने मूवी से समझा, समझने के दृष्टिकोण से अगर हम चीज़ों को देखें तो फिर कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को फिर हमारी लैब में ढालें, जो गंदी मूवी है या कुछ भी है उनको हमारी लैब का एक हिस्सा बना लें, फिर नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीसी का अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, और इरिथ्रोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्लियर बेटा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्लड बैंक के अंदर, किसके अंदर? ब्लड बैंक के अंदर जो हम रक्त, अच्छा तुम ब्लड का जो डोनेट करते हो ना जिस ब्लड को, तो उस ब्लड को हम केवल 21 डेज तक ही यूज में ले सकते हैं। अगर विद इन 20 डेज के अंदर वो ब्लड यूज में आ जाता है तो वो हमारे शरीर में काम का है, और 21 डेज के बाद में वो ब्लड हमारे कोई काम का नहीं होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी बेटा, ब्लड को हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। यहाँ पर तो फॉरेनहाइट में दे रखी है डिजिट, लेकिन अगर ये 40 डिग्री फॉरेनहाइट ना हो और वहां पे ऑप्शन में दे रखा हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो ब्लड बैंक होती है जहां पर ब्लड को स्टॉक किया जाता है, जो डोनेट जो ब्लड होता है उसको जहां पे स्टॉक किया जाता है उसको बोलते हैं ब्लड बैंक। और ब्लड बैंकों के अंदर इस ब्लड को जो हम जिस टेम्परेचर पर रखते हैं वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा? 40 डिग्री फॉरेनहाइट, और इसी को हम बोल सकते हैं बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, 40 या 4 में से कोई सा भी ऑप्शन हो, क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पक्षी जो होते हैं बेटा वो भी 4 चैम्बर होते हैं, उनके अंदर 2 आलिन 2 निलय, 2 आलिन 2 निलय। ये क्वेश्चन इस तरह से मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएंगे इसको। ठीक है बेटा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे चलिए, आ गया आपका पेस मेकर। ठीक है बेटा, आ गया नहीं आ गया? दिख रहा है? बड़ा कर दूं? अब दिख रहा है पेस मेकर। पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है एवी नोड, ऐसे नोड, या आर्टरीज, या सिरा। किसको कहा जाता है? अरे क्या हुआ यार? पेस मेकर किसे कहते हैं बेटा? अभी हम हृदय पढ़ रहे थे, तो इस जगह एक स्ट्रक्चर होती है बेटा, इस जगह एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं बेटा साइनो ऑरिकल नोड। क्या कहते हैं बेटा? साइनो ऑरिकल नोड कहते हैं। ठीक है, ये साइनो ऑरिकल जो नोड होता है बेटा, इसी को हम बोलते हैं ऐसे नोड। क्या कहते हैं? ऐसे नोड। और ये क्या है बेटा? स्वचालित होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक, खुद ही अपने आप में स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसी को हम बोलते हैं हमारे हृदय का पेस मेकर। क्या कहते हैं बेटा? पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, और इसी ऐसे नोड के कारण आपकी जो धड़कनें धड़कते हैं, नहीं है, ये जो 1 मिनट में आप 72 टाइम रटते हो, ठीक है, ये जो धड़कनें आपकी चालू रहती हैं, ये धड़कनें जो होती हैं, हार्टबीट जो होती है पैदा, वो प्रोड्यूस जो हार्टबीट होती है किसकी वजह से होती है? ऐसे नोड के कारण होती है। अब इसके पीछे बेटा बहुत बड़ा सिस्टम है। यहाँ पर ऐसे नोड होता है, यहाँ पे ब्लड डलता है, तो यहाँ पे स्वचालित है ये, इसमें कंपन होता है, मसल्स की दीवारें होती हैं इसकी, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कंपन होता है। कंपन जो वाइब्रेशन जो होती है वो यहाँ पर भी बेटा एक नोड होता है जिसको बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं? एवी नोड। वो कंपन यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर यहाँ से बेटा यहाँ पर एक बंडल होता है, हिच के बंडल। ठीक है, वो छोटे छोटे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम हिच के बंडल बोलते हैं। ये कंपन यहाँ पर पहुंचे, फिर ये जो कंपन इसके अंदर होते हैं, वाइब्रेशन जो हो रहा है, इस हमारे हृदय की दीवारों के अंदर क्या होती है बेटा? मसल्स होती हैं, उन मसल्स के अंदर पहुंचती है जिनको हम बोलते हैं बेटा पुरकुंजे फाइबर्स। क्या कहते हैं? पुरकुंजे फाइबर्स। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? ऐसे नोड से, और इसीलिए ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे हृदय का पेस मेकर। ये जो आप कहते हो ना कि भाई जब आपके कंपन सही ढंग से आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है, कंपन नहीं हो पाते हैं, आपकी हार्ट बीट रुक जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेस मेकर को बदला जाता है। ठीक है, बाहर से डाला जाता है। तो वो बाहर से जब डलता है ना बेटा, इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो ज़्यादा नहीं होती, 10-20-30 हज़ार में काम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर आपसे 3 से 4 लाख रुपए ले लेते हैं इसी के। क्या हुआ साहब? अरे यार दिल का ऑपरेशन हुआ है। ये इसकी कीमत 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार होती है,
बाकी हमसे ठग लिए जाते हैं। वो क्यों होता है कभी ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, जो आपका पेस मेकर होता है वो क्या होता है, ऐसे नोड होता है। क्या होता है बेटा, ऐसे नोड होता है। ये बार बार ओपन करना पड़ रहा है यार, कल इसको भी सीखूंगा कि बार बार ओपन नहीं करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऐसे नोड, ए बी नोड, धमनी होती नहीं है, आंसर क्या जाएगा बेटा, ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक का मतलब जब बच्चा भ्रूण के अंदर होता है, माँ के गर्भ के अंदर होता है। ये माँ का गर्भ हो गया, इसके अंदर ये बच्चा सो रहा है आराम से। भ्रूण के अंदर बच्चे में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, कहाँ से होता है बेटा, लीवर से। मेन ऑर्गन कौन सा है, लीवर। लीवर के अलावा आपका आंसर क्या जाएगा, स्प्लीन। क्या जाएगा बेटा, स्प्लीन। इसके अलावा और क्या बताया था मैंने, रिब्स। क्या बताया था बेटा, रिब्स। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है। अच्छा, ये पूछ रहा है बेटा, भ्रूणावस्था में मनुष्य की HBR होती है। HBR का मतलब होता है हार्ट बीट रेट कितनी होती है। आपका हृदय भ्रूणावस्था में जब बच्चा अंदर होता है ना, गर्भ के अंदर, 140 से अबव होती है बेटा। वो 150 में भी काउंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 140 से अबव होती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन के आधार पर देना पड़ता है। किसके आधार पर, ऑप्शन के आधार पर। वैसे आपको याद रखना है 140 अगर ऑप्शन में नहीं है, वहां पर 145 भी दे रखा है, 150 भी दे रखा है, तो ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन को चूज करना है। ऐसा नहीं है फिक्स डिजिट बताई सब सर ने 140 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है और हम हमारी तरफ से उस पर टिक करके आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है, भ्रूण के अंदर होता है, तो इसकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है बेटा, 140 होती है। 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। और सामान्य अवस्था में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है आपका हार्ट। इतना ही धड़कता है, नहीं धड़कता है। लेकिन व्यायाम करते समय, दौड़ लगाते समय, डर के समय, भागते समय आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती है, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं आपको, लेकिन यार एक तो लाइव बच्चे ज्यादा नहीं है, और एक फिर तुम में से कई बच्चों ने कल बोला था सर ज्यादा डीप में मत जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं बेटा। जैसे पूछ लिया, बताइए भ्रूणी अवस्था में बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। ये जो संरचना मैंने बनाई है ना बेटा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा कहते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं अपरा। क्या कहते हैं, अपरा। भ्रूणी अवस्था में जब बच्चा अंदर होता है, उसको भोजन इसी के द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। एक नली रूपी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है बेटा। और जब भ्रूण के अंदर, यूट्रस के अंदर जब बच्चा होता है, तो उसके अंदर रक्त का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, लीवर, स्प्लीन, रिब्स। और इसकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है बेटा, पर मिनट 140। कितनी होती है, 140। शिशु अवस्था में कितनी होती है, 120, ठीक है बेटा। और भागते समय, दौड़ते समय कितनी हो जाती है, 90। और सामान्य अवस्था में कितनी होती है बेटा, 72। ये बुजुर्ग अवस्था में भी कह सकते हो, ठीक है। बुजुर्ग अवस्था में हार्ट बीट बढ़ेंगी या घटेंगी, अरे बोलो। आदमी जैसे जैसे बड़ा बूढ़ा होता है उसकी हार्ट बीट घटती है बढ़ती हैं, बढ़ेंगी या घटेंगी। सांस जल्दी जल्दी लेता है, धीरे धीरे लेता है बड़ा बूढ़ा आदमी, घटेगी, कम होगी, देख के बताना मुझे, ठीक है बेटा। राजौरिया जितेंद्र है, डेली क्लास ले रहा है मेरी, और मुझे खुशी है कि आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो। तो कल बेटा इसको देख के आप अच्छे से बताना, ठीक है। तो 140 आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मनुष्य का औसत रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा, ठीक है। रुधिर दाब के बारे में, ब्लड प्रेशर, बीपी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो 120 और 80 जो लिखा हुआ देखते हो आप लोग, या 140 और 80 जो ऑप्शन में दे रखा है, इनमें से आंसर तो कौन सा सही है सब जानते हो आप लोग, ज्यादातर लोग जानते ही हैं। 120/80, तो ये क्या है 120/80/? तो ध्यान रखना बेटा, आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120। और जो आपकी नीले कलर की जो होती है ना, उनके अंदर ब्लड होता है कितना बेटा, उसके अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर होता है बेटा कितना, 80, ठीक है। तो ये ऐसे होता है बेटा, आ गया समझ में। आर्टरीज के अंदर कितना होता है 120, और वेन के अंदर कितना होता है 80। तो मनुष्य का औसत रुधिर दाब कितना होता है, 180, 20 से लेकर 80 तक होता है, ठीक है बेटा। आर्टरीज और वेन का होता है वो दोनों का दाब, इसलिए साथ साथ में लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, अब देखो आ गया आपका स्टडी ऑफ द ब्लड। अभी मैंने आपको बताया था ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, अरे बता दो अब तो, क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। एंजियोलॉजी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन, हिस्टोलॉजी टिश्यू का अध्ययन, आनुवंशिकी जेनेटिक्स, स्टडी अबाउट जेनेटिक्स कॉल्ड इज आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। एंजियोलॉजी स्टडी अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टडी अबाउट टिश्यू ऊतकों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये क्या है बेटा, धामनी 120 सिरा, धमनी और सुरा, ओके ओके। धमनी आर्टरीज के अंदर 120 और वेन के अंदर या सिरा के अंदर 80। ये प्रेशर होता है बेटा, ब्लड प्रेशर जिस मतलब गति से बहता है, किस गति से दबाव के साथ में बहता है। भाई प्रेशर नहीं होगा अंदर से तो ब्लड आगे कैसे मूव करेगा, कुछ तो दाब काम करता है ना। आप पाइप को बेटा दबाव बनाइए, आप कोई नली के अंदर पानी बह रहा है उसको दबाइए आप, तो एक साथ निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे तुम तो गांव के बच्चे होंगे यार, एक आध दो, आपने कभी दूध निकाला है भैंस से या जानवर से निकालते हो तो उसमें दबाव देना पड़ता है ना, प्रेशर लगाना पड़ता है बहुत ज्यादा, तो एकदम से वो धार निकलती है, ऐसा होता है नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर वो पूरा ब्लड पहुंच सके, ठीक है। और वो ब्लड प्रेशर कितना होता है 120, और वेन के अंदर कितना होता है 80 होता है बेटा, ठीक है। औसत जो एवरेज जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 100 से 100/80 होता है बेटा। देखिए तो यहाँ पे रक्त के अध्ययन को क्या कहेंगे बेटा, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ब्लड में उपस्थित प्रोटीन जिससे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपका जो रक्त होता है, आपका जो ब्लड होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है बेटा, क्या होता है प्लाज्मा, और एक होती है बेटा ब्लड कॉर्पस, ठीक है बेटा। इनको हिंदी में बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं बेटा, रुधिर कणिकाएं। अब रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, एक होती हैं आरबीसी, एक होती हैं डब्ल्यूबीसी, और एक होती है बेटा प्लेटलेट्स। क्लियर बेटा, ये 3 प्रकार की होती है। अभी जो आपका प्लाज्मा है ना बेटा, अभी मैंने क्या बोला, एंटीबॉडीज कहां पर होती हैं, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज क्यों होती हैं, क्यों होती है बेटा प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज, क्योंकि इस प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है बेटा, उस प्रोटीन का नाम होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या नाम होता है बेटा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर होती है, इसी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के द्वारा किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो बताइए ब्लड में उपस्थित प्रोटीन जिससे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है कौन सी है बेटा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किस में हेल्प करेगी, बताया था ब्लड क्लॉटिंग में। जब आपके कोई चोट लग जाती है तो रुधिर का जो थक्का बनता है, क्लॉट जो होता है, जम जाता है बहना, तो वो किसकी वजह से होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये दोनों की दोनों प्रोटीन, और एल्बुमिन प्रोटीन भी किसके अंदर होती है, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, ये भी बेटा प्लाज्मा के अंदर ही होती है। किसके अंदर होती है, प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती है। लेकिन ये एंटीबॉडीज नहीं बनाती, ये किस में हेल्प करती हैं, ये दोनों की दोनों जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और आपकी प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जबकि एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है, ये आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है साल्ट और मिनरल्स का, उसको मेंटेन रखने का काम करती हैं, या ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखने का काम करती हैं। अब मान के चलो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से प्लाज्मा प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन तो चारों ही है बेटा, ठीक है। हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन कौन कौन सी हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इन प्रोटीन के अंदर से भी अब आपसे पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करती है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कौन सी प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाने से संबंधित होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है, जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। एल्बुमिन प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है बेटा। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर छिपे हुए हैं, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन के द्वारा हमारे रक्त के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जबकि
प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा ब्लड क्लॉटिंग होती है, और एल्बुमिन प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ग्लोबुलिन। दिख रहा है बेटा? बड़ा करें? देख लो बेटा, कोशिश करो, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को, टाइम खराब होता है ऐसे यार बहुत ज्यादा। भ्रूणावस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर होता है बेटा? जब बच्चा भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, गर्भ के अंदर होता है, उस वक्त बच्चे के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन है, रक्त का जो फॉर्मेशन है, किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा नहीं होता। अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? बोन मैरो। क्या कहते हैं बेटा? बोन मैरो कहते हैं। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर। लिम्फ नोड अभी हमने कहीं डिस्कस ही नहीं किया था। थाइमस ग्लैंड नहीं होता। कहां पर होता है? लीवर के अंदर। लीवर के अलावा कहां पर होता है? रिब्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लीहा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड का थक्का जमाने में, जब आपके कोई चोट लग जाती है उस वक्त ब्लड की क्लॉटिंग किसके द्वारा होती है? कौन सा तत्व है जो हेल्प करता है बेटा? तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा हमेशा के लिए कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, एग्जाम में पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? कैल्शियम आयन। ठीक है, विटामिन के की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन होता है? हिप्पेरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिप्पेरिन का निर्माण होता है। कहां पर होता है बेटा? लीवर के अंदर होता है। विटामिन के का निर्माण कहां पर होता है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में होता है? कल हमने डिस्कस किया था। कहां पर? कॉलन वाले भाग में होता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है बेटा, मैग्नीशियम प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें? सॉरी, राइबोसोम के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो एनएच सोडियम आयन जो होते हैं, सोडियम आयन हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो मिनरल्स या साल्ट के लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग करता है। मैंने विटामिन नहीं बोला बेटा, विटामिन हिप्पेरिन का फॉर्मेशन करता है जो आपके ब्लड की क्लॉटिंग को होने से रोकता है, और हिप्पेरिन का निर्माण होता है लीवर के अंदर। विटामिन के की प्रेजेंस में हिप्पेरिन का फॉर्मेशन होता है लीवर के द्वारा। और विटामिन के का पूरा नाम होता है नेप्थोकिनोन। क्या वो नाम होता है? नेप्थोकिनोन। उनके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर आंसर क्या जाएगा बेटा? ध्यान रखना, कैल्शियम हेल्प करता है। अब ये कैल्शियम कैसे हेल्प करता है? आपके जब चोट लग जाती है, तो चोट लगे हुए स्थान से एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन का सीक्रेशन होता है। उस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन आगे जो आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन थी, कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन। उस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। वही थ्रोम्बिन प्रोटीन आगे जाके क्या करेगी बेटा? जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, उस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देती है? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन आपके जहां पे चोट लगती है ना, वो चोट लगे हुए स्थान पर जमा हो जाती है। और फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है कैसी होती है बेटा? इस तरह की होती है, इस तरह की संरचना होती है फाइब्रिन प्रोटीन, जो जाल की होती है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होती है। अरे नेट में आप खेलते हो ना वॉलीबॉल, तो इस तरह की जो जालनुमा जो स्ट्रक्चर है, ऐसी होती है बेटा फाइब्रिन प्रोटीन। उस जाल के अंदर जो रक्त कणिका है वो फंसती जाती हैं और एटलीस्ट आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस है। तो आपको सिर्फ अभी इतना सा ध्यान रखना है कि रुधिर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन हेल्प करता है? कैल्शियम आयन। मनुष्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो हाउ मेनी टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी इज द 3 टाइप। वन इज द न्यूट्रोफिल्स। कौन सी होती है बेटा? न्यूट्रोफिल्स। दूसरी कौन सी होती है बेटा?
बेसोफिल्स कौन सी होती है? बेसोफिल्स होती है। और नेक्स्ट कौन सी होती है बेटा? इओसिनोफिल्स। कौन सी होती है? इओसिनोफिल्स। और इओसिनोफिल्स को ही हम किस नाम से भी जानते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा एसिडोफिल्स। क्या कहते हैं? एसिडोफिल्स। तो ये डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती हैं। इन तीनों प्रकारों में से सर्वाधिक जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है बेटा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है उस टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 66% भाग होती है। कितना? 66 से लेकर 68 तक होती है बेटा। तो सर्वाधिक जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। आंसर क्या जाएगा बेटा? न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स मोनोसाइट में नहीं होती, बेसोफिल्स में नहीं होती, एसिडोफिल्स। आपकी जो सबसे कम अगर पूछे डब्ल्यूबीसी निम्नलिखित में से सबसे कम किस में होंगी बेटा? तो सबसे कम होंगी बेटा किसके अंदर? सॉरी बेसोफिल्स के अंदर सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? बेसोफिल्स वाली होती है। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति किसे कहते हैं? फर्स्ट लाइन की जो हमारी सुरक्षा होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो किसे कहते हैं बेटा? न्यूट्रोफिल्स को नहीं कहते, लिम्फोसाइट को नहीं कहते, एसिडोफिल्स को नहीं कहते, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को हम इनको फर्स्ट लाइन ऑफ सुरक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कोई बैक्टीरिया या फंगस या इन्फेक्शन कोई होता है तुरंत ही सबसे पहले ये सक्रिय होती है बेटा मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। ये दोनों ही कोष जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? जो बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी के अंदर गया उसको डायरेक्टली सॉलिड अवस्था में, जैसी अवस्था में वो होता है उसको वैसी अवस्था में एब्जॉर्ब कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, खा जाती हैं और उसको डेस्ट्रो कर देती हैं। तो सबसे पहले जो एक्शन लेता है वो कौन लेता है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। चोट लगने पर स्रावित पदार्थ जो रुधिर वाहिनी को संकुचित करता है, संकुचित मतलब जो सिकुड़ने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, वो कौन सा पदार्थ होता है? भाई चोट लग गई तो चोट कब भरेगी बेटा? अच्छा, डब्ल्यूबीसी का पार्ट क्या है बेटा? हाँ, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। दोनों ही मोनोसाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन सुन लीजिए आप, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है या सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी रक्त कणिका या डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। आंसर क्या जाएगा बेटा? मोनोसाइट। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, आंसर क्या जाएगा? मोनोसाइट। आंसर क्या जाएगा? मोनोसाइट। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, संकुचित करता है तो बेटा एक पदार्थ होता है सेरोटोनिन, हेपेरिन। ये क्या करता है? हेपेरिन क्या करता है? आपके ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है बेटा। लसिका किस में हेल्प करता है बेटा? ये लसिकाएं जो होती हैं बेटा ये भी एक तरह से आपके सुरक्षा का काम करती हैं आपके शरीर में। लसिकाएं जो होती हैं इनको हम लिम्फ भी बोलते हैं और लिम्फ को हम मिडिल मैन भी कहा था, वहां पे पदार्थों का आदान प्रदान करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, हिरुडिन जो होता है बेटा, ये जौक का नाम सुना? जुआ जो होती है उसके अंदर हिरुडिन, जैसे हमारे अंदर एक पदार्थ होता है हिपेरिन जो कि हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, ऐसे ही जो जुआ होती है, जौक जो होती है, उनके अंदर एक पदार्थ होता है हिरुडिन जो कि उनके अंदर रक्त प्रतिस्कंदक का काम करता है बेटा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारे अंदर जो है बेटा वो कौन सा पदार्थ निकलता है? सेरोटोनिन। एक पदार्थ होता है सेरोटोनिन। ठीक है, चोट लगने पर इस पदार्थ का सीक्रेशन होता है। इसका कौन सी किसके द्वारा होता है बेटा? बेसोफिल्स के द्वारा। ठीक है, बेसोफिल्स जो सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती है उसके द्वारा एक पदार्थ का सीक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, और इसी के द्वारा एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं हिस्टिडीन, हिस्टामिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो पदार्थ होता है जब चोट लग जाती है तो वहां पे क्या पैदा करता है? क्या पैदा करता है? संकुचन पैदा करता है, संकुचित कर देता है चोट लगे हुए स्थान को, उस बेसल्स को, ताकि आपकी ब्लड क्लॉटिंग आसानी से हो जाए, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शरीर की पुलिस चौकी किसे कहा जाता है? तो शरीर की पुलिस चौकी कहा जाता है बेटा लिम्फ नोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिम्फ नोड को कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है बेटा आपको खूब अच्छे से पता है, खूब रटते हुए आए हो। कितना होता है बेटा? कितना होता है? सबको पता है 7.4 होता है। कितना होता है बेटा? 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान, सभी को पता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी
का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अब एक कब्रिस्तान के अंदर क्या होता है? मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है, यही तो होता है कब्रिस्तान के अंदर। तो जब हमारी आरबीसी मर जाती है, डेड हो जाती हैं, तो उनको कहां पर भेजा जाता है बेटा? अभी हम एक शब्द का जिक्र कर रहे थे स्प्लीन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा हमारे कौन से भाग में होता है बेटा? लेफ्ट साइड में होता है। कहां पर होता है? एक स्ट्रक्चर होती है प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, वो लेफ्ट साइड में होती है। उसके अंदर जो डेड आरबीसी होती है, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो होता है बेटा 120 डेज। कितना होता है? 120 दिन। या 120 डेज नहीं दे रखा, 2 से 3 महीने दे रखा हो तो वो भी क्वेश्चन सही है। 2 से 3 महीने में काउंट करोगे लगभग 120 दिन ही आ जाते हैं बेटा। 90 से 120 दिन, 3 से 4 महीने का जीवन काल होता है। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए 120 दिन ना देकर अगर वो बोल दे 3 से 4 महीने, तो 3 से 4 महीने में डेज कितने होते हैं? 120 दिन ही होते हैं लगभग। तो मैक्सिमम जो लाइफ होती है आरबीसी की वो 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद में वो डेस्ट्रो हो जाती है। जब डेस्ट्रो होती है तो खत्म हुई आरबीसी को प्लिया के अंदर भेजा जाता है और उस प्लिया के अंदर वो उनको दफना दिया जाता है। इसलिए प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर प्लिया कौन है? ये रहा स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब ये तो मैंने कई बार बता दिया बेटा। रुधिर प्रतिस्कंदक होता है हमारे बॉडी के अंदर। एंटी कोगुलेंट का काम कौन करता है बेटा? रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिप्पेरिन। और हिप्पेरिन का फॉर्मेशन कहां पर होता है? लीवर के अंदर। कहां पर होता है? लीवर के अंदर। कई बार बोल दिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इससे टीएच कारक, टीएच कारक नहीं होगा बेटा, ये आरएच कारक होगा, ठीक है। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? अभी मैं अपन डिस्कस कर चुके हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने नहीं की थी, इसने तो ब्लड ग्रुप को बताया था, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर, इनके साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था बीनर। इन दोनों ने मिलकर, ठीक है बेटा, आरएच फैक्टर की खोज की थी रीसस बंदर के अंदर। नेक्स्ट है बेटा, रुधिर दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रुधिर दाब को हम मापते हैं बेटा स्फिग्नोमीटर्स के द्वारा, स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापते हैं ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में O2 का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है बेटा? O2 का परिवहन किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा रही है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाती है बेटा, ठीक है। और उसके बॉन्ड होके वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गनों में पहुंचती है। फिर वो हीमोग्लोबिन से वो O2 मुक्त हो जाती है और O2 को कहाँ पे डाल दिया जाता है? जिस ऑर्गन के अंदर जो कोशिकाओं को रिक्वायरमेंट होती है वहां पे पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा बेटा आपका? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, रुधिर में CO2 का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा? जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वास्तव में किसके द्वारा होता है बेटा? वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। इसको WBC या RBC से कोई मतलब नहीं है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन उससे बॉन्ड हो जाता है, जबकि प्लाज्मा का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या प्लाज्मा जहां पर बहता है वो कहां पर रहता है बेटा? प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। CO2 ध्यान रखना, CO2 का प्लाज्मा के द्वारा होता है, O2 का हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मानव रुधिर में रक्त प्लाज्मा का संगठन होता है। तो रक्त प्लाज्मा के अंदर, ये भी क्वेश्चन शायद मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका था। जो हमारा ब्लड होता है 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा वाला जो हिस्सा होता है बेसिकली 55% आपकी बुकों के अंदर दे रखा है, लेकिन अगर कभी गलती से 55 से 60% दे रखा हो तो वो भी आपका आंसर सही है बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौक। जौक आ गया बेटा, अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे जौक के बारे में। तो जौक जो जुआ होती है, जिसको गांव की भाषा में जुआ कहते हैं, जौक द्वारा रुधिर चूसते समय स्रावित पदार्थ कौन सा होता है? तो इनके अंदर जो पदार्थ निकलता है वो होता है बेटा हिरुडिन। कौन सा होता है? हिरुडिन, जो कि एक रक्त प्रतिस्कंदक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते भी हैं और आपने कई बार पढ़ा भी है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, रुधिर में उपस्थित तंतु में प्रोटीन। गुड, वेरी गुड। अब रुधिर के अंदर इसका आंसर क्या होगा बेटा? तंतु में कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिनोजन। अभी जो मैंने बताया था ना, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइब्रिनोजन फाइबर्स, ठीक है। इस तरह की इसमें तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से जाल सा बना लेती है बेटा ये। अरे डॉक्टर के पास जाते हो, चोट लग जाती है आपके, तो वो जो पट्टी बांधता है ना, वो पट्टी भी कैसी होती है? जालीनुमा होती नहीं होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे सूक्ष्म फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो यहाँ पर रुधिर में कौन सी
प्रोटीन प्रेजेंट होती है बेटा, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपकी फाइब्रोनोजन के अंदर। तंतु में प्रोटीन का मतलब होता है फाइबर से युक्त प्रोटीन कौन सी होती है। बहुत अजीब वर्ड है बायोलॉजी, इसीलिए बहुत टफ लगती है बेटा, इतना आसान नहीं है। बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं तो आपको यार, आपने मुझे डरा दिया था फर्स्ट डे क्लास में, कल बोला था सर ज्यादा मत पढ़ाओ, तो मैं तो बता ही खा रहा हूँ आपको। नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं बेटा। एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कवर होते हैं। जब भी हम एक ऑर्गन का जिक्र करते हैं और वो ऑर्गन पूरा दिमाग में घूम जाना चाहिए, उस ऑर्गन के अंदर इतना कुछ होता है बेटा। आप सोचिए, मैं कल जिक्र कर रहा था लीवर, तो लीवर से संबंधित हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन सिस्टम से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो बताएंगे, और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगा, आपको एक्स्ट्रा बताने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है कि और क्वेश्चन डिस्कस करें। पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है हमें ऑनलाइन का ज्यादा। अबे गुड नाइट मत बोला करो, जो और कुछ बोला, शुभ रात्रि बोला करो, कितना अच्छा शब्द लगता है। तुम बोलोगे सर हम तो इंजीनियर वाले हैं, सर हम तो गुड नाइट ही अच्छा लगता है। हमारे भारत देश बड़ा अजीब आदमी है, दिन भर चिल्लाते हैं सारे नेता। आपको पता है, आपने एक चीज नोट की है, पढ़े लिखे जो वास्तव में जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो तो बेचारे तैयारियों में लगे हुए हैं सारे, और हमारे देश को कौन चला रहा है? अनपढ़ लोग। आज हमने राजस्थान पत्रिका अगर पेपर उठाया हो, अभी जो एक चुनाव हो रहे हैं बेटा, शहरों के जो निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें 66% जो लोग हैं वो साक्षर हैं, केवल अपना नाम लिखना आता है बस खाली उन पे। आश्चर्य है नहीं? फिर हम इनसे उम्मीद करें विकास की, इनसे उम्मीद करें देशभक्ति की, इनसे उम्मीद करें कि हमारे युवाओं का ध्यान रखें, पॉसिबल है क्या? सही डिसीजन हमेशा एक पढ़ा लिखा इंसान ही ले सकता है। इंटरनेशनल गीत करते हैं सब। चलिए जो भी है बेटा, मैं तो खाली इतना से आपसे आग्रह कर सकता हूँ कि आप देश का फ्यूचर हो, ये देश आपसे बना हुआ है, ऐसी घटनाओं का विरोध कीजिए, देश तो अपने आप ही सुधर जाएगा यार। हम अनपढ़ लोगों को चुन के भेज रहे हैं ऊपर, इनका कभी विरोध हुआ है, कभी आंदोलन हुआ है? कोई आज तक नहीं हुआ। हुआ हो तो बताइए मुझे, कभी नहीं होता कि भाई इनको चुन के मत भेजिए। तभी तो आज देखिए, आज एकमात्र एजुकेशन फील्ड ऐसा है जो कि बंद कमरों के अंदर दी जा रही है, बाकी हर चीज ओपन है आज की तारीख में मार्केट में। एजुकेशन फील्ड के अलावा हर चीज ओपन है, बताइए कौन सी चीज खुली हुई नहीं है? चुनाव लड़ रहे हैं नेता लोग, वहां पे क्या भीड़ जमा नहीं हो रही है? तो तब नहीं आता कोरोना, तब स्पीड नहीं हो रहा कोरोना। एजुकेशन से पता नहीं, जब अंदाजा लगा लो, जब एजुकेशन बंद कमरों में दी जा रही है तो देश का भविष्य क्या होगा? जिस देश का शिक्षक वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो, जिस देश का युवा सबसे ज्यादा परेशान हो पढ़ने वाले, तो देश का क्या भविष्य होगा? आप अंदाजा लगा लो। तो इन चीजों को समझिए बेटा, और ये आप नहीं समझोगे तो फिर कोई नहीं समझने वाला। हमेशा शोषण होता रहेगा, हमेशा आंदोलन होते रहेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ सून एज सून। शुभ रात्रि, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।